नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं लेकर कार्यक्रम ज्योतिष जिज्ञासा। एक ऐसा कार्यक्रम जहां मैं आपकी जन्म कुंडली से संबंधित प्रश्नों का जवाब देता हूं, शांति करता हूं जिज्ञासाओं की जो निरंतर आपके मन में उत्पन्न हो रहे हों। प्रिय दर्शकों, पिछले कुछ सप्ताह से इस कार्यक्रम को लेकर के मैं जब आपके सम्मुख उपस्थित होता था तो वो कार्यक्रम कहीं ना कहीं बाहर मैं बना रहा था, किसी मंदिर इत्यादि में। लेकिन आज वाराणसी में मौसम का मिजाज कुछ ठीक नहीं है, ठंड यहाँ आज थोड़ी ज़्यादा है। सो बाहर जाने की जगह मैं यहीं से बैठ करके इस कार्यक्रम का जवाब आपको दे देता हूँ। तो चलिए कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहली जिज्ञासा है राहुल जी की। इन्होंने पूछा है, यदि कुंडली का दशम भाव सुप्त है और उसके कारक ग्रह सूर्य सिंह राशि में और वर्गोत्तमी भी हैं तथा शनि जन्मांक में 11वें भाव में 11 अंश तथा नवमांश में उच्च राशि में, तो क्या दशम भाव कमजोर होगा? इसमें कहीं कोई दोमत नहीं है कि दशम भाव तो कमजोर है, क्योंकि आपने जैसा कहा कि दशम भाव सुप्त स्थिति में है। लेकिन 3 तरह से किसी भी भाव के प्रभाव को देखा जाना चाहिए। पहला भाव, दूसरा भावपति, तीसरा भाव कारक। तो आपने 2 भाव कारकों की चर्चा की जो कि बली स्थिति में है इस कुंडली में। अब अगर आपकी जन्म कुंडली में दशम भाव का स्वामी भी बली स्थिति में है तो आप समझ लीजिए कि निसंदेह एक पक्ष से दशम भाव सुप्त होने के कारण कमजोर तो हुआ, लेकिन दशमेश के बली होने से और दशम के कारक के बली होने से दशम भाव से संबंधित जितने भी प्रभाव हैं वो आपको प्राप्त होंगे, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। लेकिन अगर कहीं दशम भाव का स्वामी मृत अवस्था में अथवा कमजोर हुआ तो 2 पक्ष कमजोर हो जाएगा, भाव और भावपति। अब भाव कारक के बली होने के कारण अब सीधी सी बात है कि 3/3 प्रभाव तो कमजोर हो ही गया, 1/3 प्रभाव आपको अवश्य मिलेगा, तब भी मिलेगा। और आतिश सिंह जी हैं, इन्होंने पूछा है कि मेष लग्न की कुंडली में शनि दशम में है और सप्तम में सूर्य और चंद्रमा है और शनि की दृष्टि है और शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा की संध्या को जन्म हुआ है, कोई उपाय बताइए। आतिश सिंह जी, मैंने राज भंग योगाध्याय का जो सूत्र बताया था वो षष्ठ भाव के लिए बताया था कि जन्म कुंडली के षष्ठ भाव में शनि सूर्य की युति हो, यानी अमावस्या के दिन का, और ऐसे सूर्य पर पापग्रह की अथवा शनि की दृष्टि पड़ जाए, शनि पापग्रह ही है, तो उस अवस्था में ये राजयोग भंग हो जाता है यहां पर। और आपने जो परिस्थिति बताई है इसमें भी परेशानी की सूचना है। सीधी सी बात है कि चंद्रमा अमावस्या का, सूर्य चंद्रमा एक साथ, और ऐसे सूर्य चंद्रमा पर शनि की दृष्टि का पड़ना। कालपुरुष की कुंडली में सप्तम भाव में अगर देखें तो तुला राशि होती है जहां सूर्य नीच के होते हैं, ये पश्चिम दिशा है, तो सूर्य यहां पर एक तरह से बहुत कमजोर हुए, चंद्रमा ऑलरेडी कमजोर हैं, तो इन दोनों पर शनि की दृष्टि का पड़ना, मैं राजयोग भंग न भी कहूं तो प्रभाव लगभग उसके जैसा है। राजयोग भंग का मतलब क्या? जातक मानसिक रूप से अशांत रहे, परेशान रहे, बेहतर करने के बावजूद यश मान सम्मान की जगह उसे अपमान सहना पड़े, परेशानियों से वो जूझता रहे। बचाव क्या है? सूर्य की आराधना बचाव है, भुवन भास्कर को अर्घ्य देना बचाव है, शिव जी की आराधना करिए, शिव मंदिर में जाइए, शिव जी के ऊपर दुग्ध से उनका अभिषेक करिए, पूर्णिमा का व्रत करिए, और रविवार के दिन जो मैं सूर्य की आराधना करने की विधि बताता हूं उस विधि से आराधना करिए। निसंदेह बहुत हद तक अंतर तो आ ही जाएगा। और ये सोनम या नाम सोनम जैसा ही कुछ आगे है, ठीक है, सोनम ही मैं ले लेता हूं। इन्होंने पूछा है कि मेष लग्न अष्टम भाव में शुक्र 1 अंश पर और शुक्र पर किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं है, क्या शुक्र का धारण करना ठीक रहेगा? देखिए, मेष लग्न और अष्टम भाव में शुक्र का होना, वृश्चिक राशि में 1 अंश पर शुक्र मृत अवस्था में है। अगर आप शुक्र का रत्न धारण कर लें तो कोई न तो फायदा और न नुकसान, दोनों ही नहीं होने वाला है। लेकिन इस लग्न में शुक्र कोई कारक ग्रह नहीं है। अवश्य है ऐसा कि ये द्वितीय भाव के स्वामी होकर के अष्टम भाव में बैठकर के द्वितीय भाव को देख रहे हैं, फिर भी शुक्र के रत्न धारण की कोई आवश्यकता तो नहीं है। सो मैं मना करता हूं कि शुक्र रत्न धारण करने, आखिर आप रत्न धारण करें तो कोई फायदा होना चाहिए, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला, तो रहने दीजिए।
हो सकता है कुछ नुकसान हो, पर फायदा तो बिल्कुल नहीं। और अर्चना प्रोमिला जी हैं, ये पूछ रही हैं कि अगर शनि 5 अंश और चंद्रमा 16 अंश शुक्ल पक्ष सवेरे का, तो क्या तब भी शनि पीड़ा देंगे, या चंद्र के बलाबल के कारण साथ ही शत्रु राशि में होने के कारण जातक फिर भी पीड़ित ही रहेगा? आपने जो पूछा है, मैं इसका भावार्थ निकाल लेता हूं, क्योंकि प्रश्नों में तालमेल बहुत अच्छे से नहीं बैठ रहा है, लेकिन भावार्थ में समझ लेता हूं। आपका यह कहना है कि शनि अंश में कम है और चंद्रमा अंश में ज्यादा, युति में है या दृष्टि में, पहले यह देखना होगा। एक और पॉइंट है कि आप किस उद्देश्य से यह पूछ रहे हैं, क्या साढ़े साती इत्यादि के उद्देश्य से? अगर साढ़े साती के उद्देश्य से है तो निसंदेह थोड़ी मानसिक अशांति और परेशानी की स्थिति तो तब भी बनी रहेगी। यह देखना होगा कि चंद्रमा और शनि का संबंध कैसा है और किस प्रकार का संबंध बन रहा है, एक। दूसरा, अगर ये युति वाला प्रभाव है तो युति वाले प्रभाव में यह बात जरूर है कि चंद्रमा बहुत आगे बढ़ गए हैं, लेकिन इतना भी आगे नहीं बढ़ गए हैं कि शनि का प्रभाव बिल्कुल समाप्त हो जाए। उस अवस्था में भी थोड़ी ही सही पर मानसिक अशांति और परेशानी तो रहेगी। सरल उपाय है, भोलेनाथ की आराधना, पूर्णिमा का व्रत, इससे लाभ अवश्य होगा। और सीता जी हैं, इन्होंने पूछा है तुला लग्न में पंचम भाव में स्वराशि का वक्री शनि हो, एकादश में स्वराशि के सूर्य की दृष्टि भी पंचम भाव के शनि पर हो, लग्न के नीच गुरु और उच्च राहु की पंचम दृष्टि भी पंचम भाव के शनि पर हो, तो संतान सुख नहीं मिलेगा। तुला लग्न में पंचम भाव में स्वराशि का वक्री शनि, तो शनि का स्वराशि होना, वक्री होने से कोई दिक्कत नहीं, अच्छी स्थिति। ऐसे शनि पर यानी भाव और भावपति के पास बल तो हुआ। अब यहां यह जरूर देखना होगा कि आपने जैसा वक्री शनि की चर्चा की, क्या यह अंशबल से बली तो है ना, मृत इत्यादि तो नहीं है। अब बारी आ जाती है कि संतान सुख की आपने चर्चा की है। देव गुरु बृहस्पति यहां नीच राशि में है, तो देव गुरु बृहस्पति के नीच राशि से सूर्य की दृष्टि पंचम पर पड़ने से, राहु की दृष्टि पंचम पर पड़ने से यह विलंबित संतति या संतति होने में परेशानियों को दर्शा रहा है। लेकिन चूंकि एक पक्ष के पास भी बल है, ठीक है कि गुरु नीच राशि में है, परंतु नीच के गुरु की भी दृष्टि अगर पंचम पर है तो कहीं ना कहीं वो संतान में सहयोगी तो होंगे, क्योंकि वो कारक हैं और लग्न में उनका होना बलि उनको बनाता है दिग्बल से बलि। उस अवस्था में आपके शनि के बल को देखना होगा। अगर शनि के पास बल है तो ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि संतति होगी ही नहीं। हो सकता है थोड़े उपाय से, थोड़े इंतजार से, क्योंकि सूर्य की दृष्टि पंचम पर हो तो विलंबित संतति योग बन जाता है, तो इंतजार से संतति सुख प्राप्त होगा। सुषमा शर्मा है, इन्होंने पूछा है तुला लग्न में भाग्य भाव में चंद्र मंगल युति हो और नीच गुरु और राहु की दृष्टि भाग्य भाव पर हो और भाग्येश बुध व्यय भाव में बैठकर उच्च का होकर के मृत हो, तो भाग्य कैसा होगा? क्या विदेश जाना असंभव है? विदेश जाना आज के समय में असंभव वाली तो बात ही कहां रह गई है, एक। दूसरा, आपने जैसा कहा कि भाग्य भाव में तुला लग्न की कुंडली में चंद्र मंगल की युति और भाग्यपति का जाकर के 12वें भाव में उच्च राशि में मृत अवस्था में होना, यहां बुध के कमजोर हो जाने के कारण निसंदेह भाग्य की थोड़ी कमी तो रहेगी। जीवन काल में भाग्य का थोड़ा सा कम प्रभाव तो देखने को मिलेगा। लेकिन विदेश जाने की ही अगर चर्चा है तो मैं सलाह देता हूं कि बुध को बलवान करने के लिए गणेश जी की आराधना करिए। बुधवार के बुधवार गणेश जी को दूर्वा अर्पित करिए और साथ ही साथ शुक्र को अपने बलवान करिए। इससे भी विदेश यात्रा का योग बन जाएगा। यह जरूरी थोड़ी है कि ऐसी स्थिति हो गई बुध मृत है तो विदेश जाना ही संभव नहीं। शुक्र को बलि कर लीजिए, बुध को भी बलि करने का उपाय मैंने बताया। यह करके आप अपने बुध को बलवान करके विदेश यात्रा करिए। टुनटुन कुमार सिंह जी हैं, इन्होंने पूछा है वृश्चिक लग्न में 8वें स्थान पर मंगल सूर्य और 6ठे में शनि, 5वें स्थान पर गुरु, क्या फल मिलेगा? क्या मूंगा रत्न धारण किया जा सकता है? वृश्चिक लग्न में 8वें स्थान पर मंगल सूर्य बैठे हैं और ऐसे सूर्य पर मंगल सूर्य और ऐसे सूर्य पर 6ठे स्थान में बैठे शनि की दृष्टि पड़ रही है। तो देखा जाए तो अष्टम भाव में मंगल सूर्य की युति पर शनि की दृष्टि का पड़ना यह दुर्घटना का कारण बनेगा। ये सदैव ध्यान रखिएगा कि जीवन काल में आगजनी, दुर्घटना, ऑपरेशन इत्यादि की संभावनाओं को ये बनाने वाला है, तो इससे सावधानी की आवश्यकता है। अब आपने पूछा है कि क्या ऐसी अवस्था में मूंगा धारण हम कर लें? चंद्रमा की स्थिति को पहले देखिए, चंद्रमा किस स्थिति में है। चंद्रमा के पास अगर बल है तो चंद्रमा को और बलि करने का प्रयत्न करिए। साथ ही साथ हो सके तो एक तांबे का छल्ला अनामिका उंगली में धारण करिए, मूंगा नहीं। यह प्रश्न परिमल पटेल का है। इन्होंने पूछा है कि सिंह लग्न में चतुर्थेश 12वें भाव में और द्वादशेश चतुर्थ भाव में और इनका राशि परिवर्तन के साथ साथ नवम पंचम योग है, तो क्या फल होगा? बुरा या फिर थोड़ा अच्छा?
देखिए, इस परिवर्तन को जब भी 6, 8, 12 भाव के स्वामी के साथ कोई परिवर्तन हो तो उस परिवर्तन को बहुत श्रेष्ठ तो नहीं कह सकते। घर में कलह का वातावरण होगा, व्यर्थ के चीजों पर घर में ऐसी परेशानियां उत्पन्न हो जाएंगी जिस पर खर्चे लगे ही रहेंगे। लेकिन इसके बावजूद इस परिवर्तन में एक चीज देखने को मिलता है कि ऐसा जातक विदेश जाए, ऐसे जातक विदेश के धन से स्वदेश में अपना घर बनाए, विदेश में भी अपना घर बनाए, एक से अधिक घर बनाने का योग जातक के जीवन काल में मैंने देखा है। तो ये ठीक है, बहुत अच्छा प्रभाव इसको मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि घर में परेशानियां तो तब भी बनी रहेंगी, पर भूमि भवन का सुख, विशेष करके भवन का सुख, वो प्राप्त कर लेता है। और सूर्य प्रकाश वर्मा है, इन्होंने पूछा है कि कर्क लग्न, लग्नेश चंद्रमा नवम भाव में है, लग्न में गुरु उच्च के केतु के साथ बैठे हैं, छठे भाव में शनि बैठे हैं और शनि पर मंगल की 8वीं दृष्टि पड़ रही है। भाग्य साथ देता है, किंतु पेट की समस्या बहुत परेशान करती है, पेट की समस्या से बहुत परेशान हूं। देखिए, यहां पेट की समस्या तो कम से कम आपको रहने वाली है, क्योंकि गुरु केतु के साथ हैं। मुझे तो इतना ही कहना है आपके लिए, क्योंकि गुरु के लग्न में ही बैठे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। खान पान पर नियंत्रण रखिए, और मैं सदैव कहा करता हूं कि संन्यासवत जीवन बना लीजिए, यानी उबला हुआ भोजन करिए, खान पान पर नियंत्रण रहेगा, सब ठीक रहेगा। मुकेश पाठक जी ने पूछा है कि कर्क लग्न की कुंडली में नवम भाव में केतु के साथ शनि की युति हो तो क्या केतु शनि के प्रभाव को ढक देगा? कर्क लग्न की कुंडली में नवम भाव में केतु के साथ शनि की युति हो तो क्या केतु शनि के प्रभाव को ढक देगा? यहां देखा जाए तो कर्क लग्न की कुंडली के नवम भाव में मीन राशि होती है, तो मीन राशि में केतु का होना, केतु इसे अपना घर मानते हैं, तो ये तो अच्छा है आपके लिए। शनि के होने से भी यहाँ कोई विशेष दिक्कत वाली बात नहीं। मैंने बताया था कि भाग्य भावगत शनि ठीक ठाक ही फल देते हैं, या अच्छा फल ही आप समझिए इनका, तो शनि अच्छा फल देने वाले हैं। तो इस मामले में ढकने वाली क्या बात है, बल्कि केतु वहां भाग्येश बनकर के आपको भाग्य का सहयोग प्रदान कराएंगे। किशन शर्मा है, इन्होंने पूछा है कि कर्क लग्न की कुंडली में देव गुरु बृहस्पति षष्ठेश और भाग्येश होकर के द्वादश भाव में विपरीत राजयोग में बैठे हैं, तो क्या पुखराज धारण कर सकते हैं? कर्क लग्न की कुंडली में देव गुरु बृहस्पति षष्ठेश और भाग्येश होकर के द्वादश भाव में विपरीत राजयोग में बैठे हैं, तो क्या पुखराज धारण कर सकते हैं? अगर आप पहले ये देखिए कि चंद्रमा के पास कितना बल है। अगर चंद्रमा के पास बल है तो विपरीत राजयोग तो है ही, आप 100% पुखराज धारण करिए, यहां इसमें सोचने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। और सौरभ सिंह जी हैं, इन्होंने पूछा है कि अगर वृश्चिक लग्न की कुंडली हो और दसम भाव में मंगल हो, उस पर बृहस्पति की दृष्टि हो और एकादश भाव में चंद्रमा हो, तो क्या मंगल दोष होगा? वृश्चिक लग्न की कुंडली हो, दसम भाव में मंगल हो और उस पर बृहस्पति की दृष्टि हो और एकादश भाव में चंद्रमा हो, तो हाँ, आप चंद्रमांगलिक हैं। मैं बार बार कहता हूं चंद्रमांगलिक, यहां आपने दोष शब्द कहा है। दोष का क्या मतलब है? एनर्जी है, ऊर्जा है। दोष इसको सटीक है आपने कहा, बट हां, आप चंद्रमांगलिक हैं। और योगेश कुमार पाठक हैं, इन्होंने पूछा है कि कर्क लग्न और तीसरे भाव में चंद्र मंगल योग और उस पर नवम भावस्थ शनि की दृष्टि हो तो शनि के दृष्टि के क्या प्रभाव होंगे? क्या ऐसी दशा में शनि की दृष्टि विच्छेदात्मक नहीं होगी? कर्क लग्न और तीसरे भाव में चंद्र मंगल योग, ठीक है, पराक्रम भाव में चंद्र मंगल योग का होना अच्छा है, परंतु यहां पर नवम भावस्थ शनि की जो दृष्टि, शनि और मंगल का आमने सामने का दृष्टि संबंध, चंद्रमा के साथ दृष्टि संबंध बनेगा। पहले तो यह विष योग का प्रभाव होगा, जातक को मानसिक रूप से अशांत करेगा। अब पराक्रम भाव में लग्नेश का बैठना पराक्रम के कारक के साथ निसंदेह पहले तो छोटे भाई बहनों का होना ही मुश्किल करेगा, और हैं तो उनको परेशान करता रहेगा, ये उनके स्वास्थ्य में, उनके सफलता इत्यादि को बाधित करेगा। ये अब ये बाधित नहीं करेगा। मैं हमेशा कहा करता हूं कि आपकी कुंडली के योग है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके भाइयों को आपके कारण कष्ट होगा ना, उनको उनके जीवन में कष्ट होने वाला है, उस बात को ये सिर्फ प्रदर्शित कर रहा है। तो आपके छोटे भाई बहनों को कष्ट हो रहने वाला है। एक आगे अब इसके बाद अगर हम देखें तो चंद्रमा पर शनि की यहां से दृष्टि का पड़ जाना निसंदेह मानसिक अशांति और परेशानी का कारण तो है ही, तो थोड़ी सी दिक्कत और परेशानी की बात यहां से आ रही है। अब रही बात की ऐसी स्थिति में विच्छेद, तो छोटे भाई बहनों से विच्छेद की स्थिति उत्पन्न अवश्य करेगा। और विकास सोनी है, इन्होंने पूछा है कि मेरी मकर लग्न की कुंडली में शनि 3 डिग्री, केतु 0 डिग्री साथ में 11वें भाव में बैठे हैं और पराक्रम के मंगल शुक्र साथ हैं, लग्न में सूर्य 14 डिग्री, गुरु 4 डिग्री साथ हैं, चंद्रमा 3 डिग्री चतुर्थ भाव में है। सोने चांदी का व्यापार करता हूं तो क्या उधार में माल भी नहीं बेच सकता? क्या
उधारी में बहुत परेशानी आती है। इसमें ज़्यादा इतना पूछने की जरूरत नहीं सर। मंगल की दृष्टि षष्ठ भाव पर है और आपका काम ही ऐसा है कि इस काम में बिना उधारी के नहीं चल सकता। विशेष करके अगर ग्रामीण परिवेश में या एक लोकल एरिया में ऐसे सुनार से संबंधित, स्वर्णकार से संबंधित अगर व्यक्ति काम कर रहा हो तो उसे थोड़ा बहुत उधार इत्यादि तो करना ही पड़ता है। तो उसी में संभाल करके चलिए, बचा करके चलिए, अपना देख करके चलिए कि कैसे आपको फायदा हो। लेकिन हाँ, मंगल की दृष्टि षष्ठ पर होने से पैसे डूबते अवश्य हैं। रचित मेहता का प्रश्न है कि मेष लग्न की कुंडली में मंगल एकादश भाव में और चंद्रमा सप्तम भाव में अकेले, चंद्रमा के पीछे कोई ग्रह नहीं, आगे केतु अष्टम में और गुरु चतुर्थ में हंस योग बना रहे हैं और केंद्र में गजकेसरी योग बन रहा है। बिल्कुल बन रहा है। तो आगे इन्होंने पूछा है कि केमद्रुम योग फल देगा और शुक्र तृतीय भाव में सूर्य बुध शनि के साथ है। जी बिल्कुल, यहां केमद्रुम योग का भी फल मिलेगा। यहां देखा जाए तो गजकेसरी योग है। चंद्रमा केंद्र में होने से गजकेसरी योग के प्रभाव में कमी आती है, ऐसा शास्त्रकार कहते हैं। गजकेसरी योग होने के चलते भी इस प्रभाव में, दुष्प्रभाव में कमी आएगी, लेकिन बहुत ज्यादा कमी आना या समाप्त हो जाना ऐसा नहीं कहा जा सकता। ये केमद्रुम योग मान्य है और केमद्रुम योग से परेशानी तो होगी, चाहे वो थोड़ी बहुत ही हो पर होगी। शिव आराधना करिए, पूर्णिमा का व्रत करिए, इससे बहुत हद तक इसमें कमी आएगी। और मनीष जोशी का प्रश्न है कि तुला लग्न की कुंडली में शनि अष्टम भाव में चंद्रमा के नक्षत्र में शनि क्या फल देंगे, क्या नीलम प्रभाव देगा? आप एक बार ट्राई कर सकते हैं, लेकिन चंद्रमा के नक्षत्र में बैठे ये शनि आपको मानसिक रूप से कई बार अशांत करेंगे, परेशान करेंगे और ग्रह स्थितियों के खराब होने पर चंद्रमा के नक्षत्र में बैठे शनि और राहु जातक को उदासीन वृत्ति वाला बना देते हैं। विशेष करके राहु तो कई बार आत्महत्या का ख्याल भी जातक के विचार में लाने लगते हैं। तो शनि केवल बैठे हैं तो ये उदासीनता का काम करेंगे। फिर भी मैंने कहा है कि कई शास्त्रकारों के मत में अष्टमस्त शनि होने पर नीलम भी पहन करके देखा जा सकता है। तो आप चाहें तो एक बार ट्राई कर लीजिए, लाभ मिले तो आप पहन सकते हैं। लेकिन हाँ, ये तय है कि अष्टमस्त शनि कष्ट तो देंगे, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं, चाहे वो तुला लग्न की कुंडली ही क्यों ना हो। और विशेष करके जब चंद्रमा साथ में है तो चंद्र कुंडली भी बन गई ऐसे ही, जहां शनि चंद्रमा एक साथ हो गए तो जीवन काल में प्रत्येक कार्य का विलंब होना, हर कार्य में बाधा आना, हर कार्य में दिक्कत होना और वैसे भी शनि की दृष्टि दशम पर होने से कार्य क्षेत्र में लगातार परेशानियों का होना, ये स्थिति बनेगी। संजय कुमार जी हैं, इन्होंने पूछा है कि तुला लग्न की कुंडली में नीच के बुध 22 डिग्री के और उनकी महादशा शुरू हुई है 2 महीने से, तब से सुसाइड का मन होता है, क्यों? और चंद्र राहु की युति भी है पंचम भाव में और उस पर शनि की तीसरी दृष्टि है। तो सारी बातें तो आपकी कुंडली में घटित ही हो रही है कि तुला लग्न की कुंडली में बुध की दशा शुरू हुई है। तो बुध 12वें भाव के स्वामी हैं, हालांकि वो भाग्येश भी हैं, परंतु 12वें भाव में ही उनकी मूल त्रिकोण राशि होती है। अब ऐसे बुध जो कि नीच राशि में है और उनकी महादशा हुई है, 2 महीने से आपके मन में सुसाइड की बात आना, उसमें कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण है आपकी कुंडली में चंद्रमा राहु की युति का होना। चंद्र राहु की युति में भी इस तरह के विचार मन में आते हैं और ऐसी स्थिति में विशेष करके ऐसे चंद्र युति पर शनि की दृष्टि पड़ जाए, चंद्र राहु युति पर शनि की दृष्टि पड़ जाए तो ये पूर्णतः पाप प्रभाव वाला चंद्र ग्रहण योग बना। और इस अवस्था में जातक के मन में बुरे ख्याल आना, अपने जीवन को समाप्त करने जैसा ख्याल आना, और उसमें भी बुध की दशा जो कि नीच राशि में है, बुध बालक ग्रह है, वो कहीं ना कहीं मन में इस तरह के विचार उत्पन्न करने में सहयोगी सिद्ध हो जाएगा। गणेश जी की आराधना करिए और साथ ही साथ चंद्रमा को बल देने के लिए पूर्णिमा का व्रत करिए, मन में आत्मविश्वास लाइए ताकि ऐसा कोई गलत कदम आप न उठा सकें। सूर्य की आराधना करिए, सूर्य को अर्घ्य प्रदान करिए। नंद किशोर पवार जी हैं, इन्होंने पूछा है मेष लग्न राहु दूसरे घर में उच्च के और चंद्रमा छठे घर में, क्या राहु की 5वीं दृष्टि श्रेष्ठ मानी जाएगी? आपने कहा था कि चंद्रमा पर किसी भी उच्च ग्रह की दृष्टि श्रेष्ठ होती है, चाहे वह पाप ग्रह ही क्यों ना हो। हाँ, बिल्कुल श्रेष्ठ होती है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि ये है भी। ऐसी स्थिति में कुछ ना कुछ फायदा तो आपको होगा ही रोग रिपूर्ण के मामले में। लेकिन यहाँ गौर करिएगा कि मन का कारक जाकर के षष्ठ भाव में बैठा है। मैंने ये पॉइंट भी रखा था कि शनि की दृष्टि पड़ जाए तो उसमें लाभ किसी भी बलवान चंद्रमा पर उच्चके ग्रह की दृष्टि का पड़ना जातक के लिए राजयोग का कारण बना। लेकिन ये मैंने एक लाइन और भी जोड़ा था कि ये मैंने नहीं कहा कि धनवान होगा लेकिन उसको मानसिक अशांति नहीं होगी। मानसिक अशांति तो होगी ही होगी। तो यहां भी अगर देखें तो ऐसे चंद्रमा पर राहु की दृष्टि का पड़ना, मानसिक अशांति, भ्रम की स्थिति का होना इत्यादि तो बनाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं जातक शत्रुहंता भी होगा, जातक शत्रुओं के मन की थाह पा लेने वाला भी होगा। यश पोखरियाल हैं, इन्होंने पूछा है कि वृषभ लग्न की कुंडली में अगर गुरु और केतु की युति द्वादश भाव में हो तो कैसा प्रभाव होगा? वृषभ लग्न की कुंडली में गुरु केतु की युति 12वें भाव में, गुरु केतु की युति को 12वें भाव में मोक्ष कारक योग आप लोगों ने सुना है।
ये विपरीत राजयोग है अगर आपके शुक्र बली स्थिति में है। अगर शुक्र के पास बल है तो ये विपरीत राजयोग है। और प्रेम शर्मा का प्रश्न है कि कर्क लग्न की कुंडली के तीसरे भाव में अगर केमद्रुम योग हो तो क्या पुरुषार्थ नहीं होगा या कैसा है ये? देखिए, पहले ये जानिए कि कर्क लग्न की कुंडली में लग्नेश का पराक्रम में बैठना पहले तो किस बात की सूचना है कि जातक के जीवन काल में जो भी उसको सफलता उसके हाथ लगने वाली है, उस सफलता के पीछे एकमात्र मूल जो कारण बनेगा वो है उसका पराक्रम, उसका पुरुषार्थ। अब ऐसे चंद्रमा जो कि पराक्रम भाव में केमद्रुम नामक दुर्योग से ग्रसित होकर के बैठे हैं, ये कहीं ना कहीं थोड़ी परेशानी तो लाएंगे ही लाएंगे। कैसी परेशानी? जातक के मन में अशांति होना, भटकाव होना। अब जरा गौर करिए कि लग्नेश पराक्रम में बैठे हैं, जातक का व्यक्तित्व पराक्रम में है। अब जिसका व्यक्तित्व पराक्रम में है और उसका मन ही पराक्रम से भागेगा, यहां पराक्रम का नाश नहीं होगा, असल में पराक्रम से मन भागेगा। अब जब आपका मन पराक्रम से भागेगा तो कई बार जब आप प्रयास करेंगे भी, क्योंकि लग्नेश पराक्रम में बैठे हैं तो आप प्रयास तो करेंगे ही, तो लग्नेश पराक्रम में बैठे हैं आप प्रयास करेंगे भी तो वो पूरे मनोयोग के साथ किया गया पराक्रम नहीं होगा और फलस्वरूप जो रिजल्ट मिलना चाहिए वो बहुत अच्छा नहीं होगा। तो आप उस अवस्था में कह सकते हैं कि पराक्रम का यहां सद्य रिजल्ट नहीं मिल पाया। तो यहां पर केमद्रुम योग ने नुकसान यही किया, चंद्रमा को बलि करना होगा। चंद्रमा को ठीक करने के लिए पूर्णिमा का व्रत करिए, क्योंकि ये लग्नेश भी हैं और लग्नेश के मद्रुम योग में जाएं ये बिल्कुल ठीक नहीं हो सकता, तो इसको ठीक करिए। और ये है विश्वनाथ नेरली। इन्होंने पूछा, अगर सिंह लग्न की कुंडली में लग्नेश नवम भाव में 12 अंश 36 कला पर बैठे हैं और उस पर लग्न में स्थित देवगुरु की दृष्टि है और चंद्रमा शनि 6वें भाव में है, मंगल 7वें भाव में, शुक्र बुध की युति 8वें भाव में, किस क्षेत्र में सफलता मिलेगी? सिंह लग्न की कुंडली में लग्नेश नवम भाव में बैठे हैं तो बहुत अच्छी स्थिति, आप सरकारी नौकरी में जाने का प्रयत्न करिए। और ऐसी स्थिति में भी लग्नगत गुरु की दृष्टि नवम भाव पर पड़ रही है, उससे कहना नहीं कि शिक्षा वगैरह के क्षेत्र में तो जबरदस्त सफलता की स्थिति देखने को मिल रही है सामान्यतः। बाकी की कुंडली को देखने पर ही पता चलेगा, लेकिन आपने जितनी बातें कही उसके हिसाब से तो सरकारी नौकरी के भी प्रबल योग यहां दिख रहे हैं और शिक्षा के योग के क्षेत्र में बहुत प्रबल योग। राजीव कुमार है, इन्होंने पूछा है कि तुला लग्न में अगर पहले घर में गुरु हो और 5वें घर में सूर्य बुध शुक्र राहु और 7वें घर में शनि मंगल हो तो भाग्य कौन से साल में होता है और क्या उपाय करना चाहिए? तुला लग्न में अगर पहले घर में गुरु हो और 5वें में सूर्य बुध शुक्र राहु और 7वें घर में शनि मंगल हो तो भाग्य कौन से साल में साथ देता है या क्या उपाय करना चाहिए? यहां तक कि सामान्य परिस्थितियों में तो आपकी कुंडली में 32वें वर्ष में आपका भाग्योदय है और भाग्य का साथ मिले, इसके लिए पहले अपने लग्नेश को बलवान करिए, यानी दुर्गा जी की आराधना करिए, गणेश जी की आराधना करिए, तो भाग्य का संपूर्ण साथ आपको मिलने लगेगा। और मनु किरण है, इन्होंने पूछा है कि कर्क लग्न की कुंडली लग्न में सूर्य मंगल और बुध, चतुर्थ भाव में शनि और केतु और 7वें में गुरु और 10वें भाव में चंद्र राहु एक साथ और 12वें भाव में शुक्र है, कौन सा रत्न पहनूं जॉब के लिए? कर्क लग्न की कुंडली में लग्न में सूर्य मंगल और बुध, चतुर्थ भाव में शनि और केतु है, 7वें में गुरु, तो नीच राशि में हो गए, 10वें भाव में चंद्र राहु ये ग्रहण में हो गए और 12वें भाव में शुक्र। वैसे तो रत्न के नाम पर आप एक काम करिए कि चाहे तो एक चांदी का छल्ला वगैरह पहनिए, नहीं तो सबसे बेहतर एक माणिक के पहन करके देख सकते हैं। हालांकि वाणी पर नियंत्रण रखिएगा, क्रोध इत्यादि ज़्यादा ना करें, तो एक माणिक के पहन करके आप देख लीजिए, लगभग अपने उम्र के हिसाब से 7.25 रत्ती की इत्यादि के आसपास। तो प्रिय दर्शकों, आज इतने ही प्रश्नों को लेकर के आपके सबके सम्मुख में उपस्थित हुआ था। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।